सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी शामिल करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वो इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप नोट्स पढ़िए, रिवीजन करिए बार बार। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मींस अगर जो आप एक बार फीस जमा करते हैं, एक बार कोर्स को परचेज करते हैं, तो आप हमारे साथ तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। यहाँ पे हमारी जो बैचेज है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए है, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए है, मध्य प्रदेश स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश सेट के लिए, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के लिए अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं। और अलग अलग कक्षाओं में आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। कोई भी आपको इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन लेने की दो विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो वहां से नहीं कोर्स को परचेज कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और साथ ही साथ दोस्तों यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस जो है वो 2500 रुपए है। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर की फीस वो 2000 रुपए है। तो ये जो नीचे दिया गया नंबर आ रहा है, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दोपहर में 12 बजे से लाइव क्लासेस चल रही हैं यूजीसी नेट की इकोनॉमिक्स की, नया बैच ही है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं यथाशीघ्र उस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, सब कुछ अलग से भी उपलब्ध है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये रहा, बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रश्न अक्सर किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप से पूछता रहता है। तो एक कुशल चिकित्सक अपने मरीजों से भिन्न भिन्न फीस लेता है। यह उदाहरण उसके द्वारा किस प्रकार के व्यवहार का है? चलिए बताइए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? विभेदात्मक एकाधिकार का, विभेदात्मक एकाधिकार का। इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चिकित्सक है ना, ये जो डॉक्टर है ना, ये क्या प्रदान कर रहा है? ये सेवा प्रदान कर रहा है। ये क्या प्रदान कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। तो डॉक्टर जो है वो क्या भैया अकेला है और ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्विस दे रहा है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि कोई एक डॉक्टर है जो सरकारी डॉक्टर है, ठीक है, और उसने अपनी प्राइवेट अपना वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोला है। तो सरकारी जब हॉस्पिटल में बैठता है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि उसकी आय अलग होगी, लेकिन जब प्राइवेट में बैठेगा तो उसकी आय भी क्या होगी? अलग होगी। तो ये विभेदात्मक एकाधिकार का उदाहरण है कि डॉक्टर अलग अलग जगहों पे अलग अलग फीस लेता है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ये क्यों लेता है, अपनी आय को अधिकतम करने का। ठीक है, तो एक कुशल चिकित्सक अपने मरीज से भिन्न भिन्न फीस लेता है, यह उदाहरण उसके द्वारा अपनी आय को अधिकतम करने का है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो बात आपको ध्यान से समझ में आई। अक्सर ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि ये बताइए कि एक कुशल चिकित्सक अपने मरीजों से भिन्न भिन्न फीस लेता है, ये किस चीज का उदाहरण है। तो ये है विभेदात्मक एकाधिकार का। और विभेदात्मक एकाधिकार का क्या होता है कि एक ही ऑनर जो होता है, एक ही उत्पादक कर्ता जो होता है, या एक ही व्यक्ति जो होता है, वो अपने कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैसे लेता है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चिकित्सक क्या देता है, सेवा देता है। अगला प्रश्न, यदि उत्पादक 1000 इकाई के उत्पादन पर वस्तु को 25 रुपए प्रति इकाई बेचता है तथा उसकी सीमांत उत्पादन लागत 75 रुपए है, तो लर्नर के एकाधिकारी माप का मान होगा। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए जितना देखने में कठिन लग रहा है, उससे कहीं बहुत आसान है। लर्नर साहब ने एकाधिकारी के माप के रूप में किसको बताया था, कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्या बताया था। एकाधिकारी की माप कैसे हम करेंगे, P इज इक्वल टू MC अपान P। ठीक है, P इज इक्वल टू MC अपान P। ठीक है, P क्या दिया गया है इसमें, P क्या है, P जो है वो प्राइस है। ठीक है, ये रहा, और MC इसमें क्या है, उत्पादन लागत है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा भैया 125, और MC मतलब उत्पादन लागत क्या हो जाएगा 75, 75 बटा प्राइस क्या है 125। ठीक है, तो क्या उत्तर आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 50 बटा 125, 50 बटा 125। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूना 50, अब 25 बचे 125, तो कितना आ जाएगा 2/5 आएगा ना। 2/5 कहाँ पे दिया गया है, 2/5 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए प्रैक्टिस करने का क्या होता है ना, कि यही मतलब होता है। अगर जो आप इस प्रश्न का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे यार ये प्रश्न हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस 1000 का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जो लर्नर के एक तो पूछता है, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि लर्नर ने एकाधिकारी माप के रूप में क्या बताया, कौन सा सूत्र दिया, तो P इज इक्वल टू MC अपान P। P क्या है दोस्तों, P जो है वो कीमत है, और MC जो क्या है, ये है उत्पादन लागत। तो P का मान कितना था, P का मान था 125, उत्पादन लागत कितना था 75, P का मान कितना है 125। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50, 125 में से 75 घटाएंगे 50 हो जाएगा, 125 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, अब 25 पचे 75, इट मींस कि क्या आ जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, बाजार प्रक्रिया के आवंटन क्षमता प्रदान करने में असमर्थ होने का कारण क्या है। ठीक है, बाजार प्रक्रिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान आना चाहिए कि सर बाजार प्रक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, मांग की बात होगी और पूर्ति की बात होगी। यही तो होता है ना, बाजार प्रक्रिया में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण या उत्पादन का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि बाजार प्रक्रिया के आवंटन क्षमता प्रदान करने में असमर्थ होता है। मतलब बाजार प्रक्रिया में वस्तुओं का आवंटन क्यों ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, बेसिकली आपको ये बात यहाँ पे बतानी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत अच्छी बात है। सामाजिक वस्तुएं होती हैं भैया। गवर्नमेंट ने अगर जो आपके क्या कर दिया, आपके मोहल्ले में लाइट लगा दिया, तो आपको अपने मोहल्ले में कोई प्राइवेट कंपनियों से लाइट लगवाने की जरूरत नहीं होगी। बाह्यताओं के कारण भी देखने को मिलता है और घटती हुई लागत की फर्मों के कारण भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब इनकी लागतें
घटेंगी तो कीमतों पर क्या आ जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आ गया। ब्याज के सिद्धांत से संबंधित कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बताइए भाई। आप कहेंगे सर ये बहुत आसान सा प्रश्न है, मार्शल साहब ने भी ब्याज की थियरी दी है, फिशर साहब ने भी ब्याज की थियरी दी है, विक्सेल साहब ने भी ब्याज की थियरी दी है, लेकिन फ्रेडरिक लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने शिशु संरक्षण तर्क की बात किया है। क्या कहा है? ठीक है, क्या कहा है? कहा है कि अगर जो कोई फर्म नई है, उद्योग में एंट्री करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में नई फर्मों को क्या करना चाहिए कि कुछ संरक्षण देना चाहिए, ताकि उद्योग में बने हुए पुराने फर्मों से वो क्या कर पाए, कंपीट कर पाए। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट जो है वो शिशु उद्योग संरक्षण तर्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक क्रियाओं के स्तर निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया? ठीक है, प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, आपको कमेंट करके बताना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रभावी मांग की अवधारणा सर्वप्रथम, आप कहेंगे सर जी आप तो बताते हैं कि किन्स साहब ने प्रभावी मांग की अवधारणा दी, जिसमें इन्होंने मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को प्रभावी मांग के रूप में वर्णित किया। प्रभावी मांग में मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की ये बात करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, तो फिर क्या उत्तर होगा भाई, बता दीजिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। माल्थस साहब जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक क्रियाओं के स्तर निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया? तो वो किए थे माल्थस साहब, लेकिन प्रभावी मांग को आगे चल के अपने रोजगार के सिद्धांत में किन्स साहब ने वर्णित किया। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा आराम से एडजस्ट करना पड़ेगा, और देखिए ऐसे प्रश्नों को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, ये प्रश्न आसान होते हैं अगर जो आपने ठीक तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में यही गलतियां होती हैं कि थोड़े से देखने में जो कठिन प्रश्न लगते हैं, स्टूडेंट क्या करता है, कंसंट्रेशन को खो देता है, और कंसंट्रेशन खो दिया तो फिर क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो जब भी ऐसे प्रश्नों को देखिए थोड़ा सा आराम से और इत्मीनान से पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, अफ्तेलियन साहब ने। त्वरक को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, जेबी क्लार्क साहब को। ठीक है, क्लार्क को विकसित करने का श्रेय जाता है जेबी क्लार्क को। और सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, अफ्तेलियन ने विकसित किया था। ये पूछ क्या रहा है कि त्वरक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। चलिए भैया चयन करके बता दीजिए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये क्या बताता है कि यह मांग में वृद्धि दर पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, मांग में वृद्धि की बात करता है, देयर इज नो डाउट। अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त उत्पादन क्षमता होने पर अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर जो उत्पादन क्षमता बेहतर है तो ऐसी स्थिति में त्वरक का सिद्धांत क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही है। पूंजी क्षय दर बढ़ने से इसका मान बढ़ता है। नहीं भैया, पूंजी में अगर जो क्षय होता है तो इसका मान बढ़ता नहीं है, इसका मान घट जाता है। ठीक है, घटता है इसका मान, तो ये तो गलत हो जाएगा। यह मांग के स्तर पे निर्भर करता है, ये बात ठीक है। ये क्या होता है, मांग के स्तर पे निर्भर करता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। 1, 2 और 4 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि त्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट को सही सुमेलित करिए। तो ये जो त्वरक की अवधारणा है ये मांग में वृद्धि दर पर निर्भर करता है, देयर इज नो डाउट। अर्थव्यवस्था में उपयुक्त
उत्पादन क्षमता होने पर ये क्या होता है, अधिक अधिक प्रबल होता है और ये मांग के स्तर पे निर्भर करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आसान सा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ क्या उत्तर है रे भाई? चलिए, अरुधत्ती देवी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको जिंदगी में अपार सफलता मिले, ठीक है, और अपार खुशियां मिले, यही हम लोग की कामना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि रोजगार के आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है, ये संबंध किसने प्रतिपादित किया था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं, आरिफ काहन को बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं कि रोजगार के आरंभिक। अब यहीं पे आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, गुणक की बात हो रही है। और गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? आरिफ काहन ने दिया था। किस रूप में? रोजगार गुणक के रूप में। उसमें उन्होंने ये कहा, क्या कहा था? यही कहा था ना, तो कि प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में क्या होता है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। या वो ये कहते हैं कि अगर जो निवेश का स्तर बढ़ाया जाएगा तो उससे राष्ट्रीय आय में कई गुना की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोग फलन के संदर्भ में अस्थायी आय की अवधारणा का उपभोग किया? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल। क्या उत्तर हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना। चलिए संख्या आज बहुत कम है, सभी लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। डी बोल रहे हैं फ्रीडमैन साहब को। क्या कहते हैं फ्रीडमैन साहब? कि भविष्य में जो आय की प्रत्याशा होती है उससे भी क्या होता है, उपभोग प्रभावित होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोग फलन के संदर्भ में अस्थायी आय की अवधारणा का उपयोग किया? वो थे फ्रीडमैन साहब। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था उस आय के स्तर और ब्याज दर पर साम्य में होगी जिस पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होगा तथा तरलता मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होगी। एक तरफ क्या हो रहा है, समग्र मांग समग्र पूर्ति की तरफ बराबर है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि तरलता की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर है। अब जो लोग कल का सेशन देखे हैं वो गलत नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि कल इस प्रश्न को हम लोगों ने ठीक तरीके से देखा था। तो जो लोग कल इस सेशन को देखे थे वो गलत नहीं करिएगा, है ना। कल मैंने बहुत ठीक तरीके से बताया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, हिग्स और हैंसन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, साथ ही साथ तरलता की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होती है। किसने कही थी? हिग्स और हैंसन ने कही थी। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, स्फीति का कारण क्या होता है? स्फीति क्या होता है? स्फीति का मतलब क्या होता है कि महंगाई हो रही है। अर्थव्यवस्था में क्या आ रही है? महंगाई आ रही है, ये आसान सी बात है। और महंगाई कब आती है? जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। महंगाई आने के क्या कारण होते हैं? दो कारण होते हैं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कब होती है। दो कारणों से होती है, एक होता है मांग जन्य स्फीति, ठीक है, मांग जन्य स्फीति, और दूसरा होता है लागत जन्य स्फीति, ठीक है। तो मांग जन्य स्फीति क्या होता है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होता है तो लोग अपनी मांग को भी बढ़ा देंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर जो मांग के अनुसार पूर्ति न बढ़े तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मार्केट में वस्तुएं कम होंगी और मांग ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना बढ़ जाता है, और वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना ये महंगाई बोलते हैं।
और महंगाई को ही हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, स्फीति बोलते हैं। और लागत जन्य मुद्रास्फीति में क्या आता है कि जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो अब कच्चे माल जो हो गए, हो सकता है कि ज्यादा महंगा हो जाए, श्रम जो है हो सकता है कि वो महंगा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में लागतों में, प्रोडक्शन लागतों में अगर जो वृद्धि होती है तो इससे महंगाई उत्पन्न होती है, उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। और किन्स साहब इसी की बात करते हैं, मांग जन्य मुद्रास्फीति की। तो चलिए देखते हैं। आय में वृद्धि की मांग, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपकी आय में वृद्धि होगी तो आप मांग ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो इससे कीमतें बढ़ेंगी। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति का न होना, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन, अब इसका क्या मतलब है, संरचनात्मक असंतुलन है अगर जो अर्थव्यवस्था में, तभी मांग के अनुसार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इससे संरचनात्मक असंतुलन है तो भी महंगाई बढ़ सकती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, व्यापार आर्थिक विकास का अब इंजन नहीं रहा, यह कथन किसका है? यहाँ पे मैं 3 अर्थशास्त्रियों का नाम आपको बताऊंगा, कॉपी पेन होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 3 अर्थशास्त्रियों का नाम बताऊंगा, कॉपी पेन होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत गलतियां होती हैं, है ना, बहुत गलतियां यहाँ पे होती हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो व्यापार आर्थिक विकास का अब इंजन नहीं रहा, और ये बात कही थी किसने, और किसने कहा था कि व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, विकास का इंजन है, ठीक है, इंजन है, ठीक है। ये बात किसने कही थी? तो सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम ये बात करते हैं रॉबर्टसन साहब, ठीक है, रॉबर्टसन साहब सर्वप्रथम बात करते हैं। बाद में इसी बात को कहते हैं, बाद में सर्वप्रथम रॉबर्टसन, और बाद में इसी बात को कौन कहता है? हैबरलर। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी कभी रॉबर्टसन कभी हैबरलर, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसने ये बात कही कि व्यापार आर्थिक विकास का अब इंजन नहीं रहा? तो जितने लोग भी जैकब वाइनर की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो सर्वप्रथम रॉबर्टसन जो है उन्होंने ये कहा कि अगर जो कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो उसके लिए व्यापार करना अत्यंत ही जरूरी है, व्यापार नहीं करेगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात सर्वप्रथम रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया था, बाद में विकसित किया हैबरलर साहब ने। फिर बाद में आते हैं जैकब वाइनर साहब, इन्होंने कहा कि नहीं भाई अब व्यापार आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने कहा था, बाद में यही बात कही थी किसने? हैबरलर ने, और बाद में वाइनर साहब कहते हैं कि नहीं अब व्यापार आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा, ठीक है। इन 3 अर्थशास्त्रियों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा कि विकासशील देश में अतिरिक्त श्रम इस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य में घंटे की अपेक्षा कम घंटे कार्य करता है। ये विचार किसने प्रस्तुत किया? बिल्कुल ठीक है, आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया? सी बोल रहे हैं, के सेन बोल रहे हैं। तो भैया कार्य को घंटों में काउंट करने का कार्य किसने किया था? वो तो हमारे के सेन साहब ने ही किए थे, तो सभी लोग को पता ही होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम इस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम घंटे कार्य करता है। ये विचार किसने दिया था? के सेन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हैरड मॉडल में निवेश मांग निर्धारित होती है, हैरड मॉडल में निवेश मांग निर्धारित होती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, हैरड मॉडल में निवेश मांग निर्धारित होती है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा।
चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर, आज का सेशन बहुत प्यारा सा है ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए परेशान नहीं होना है। सी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग सी बोल रहे हैं, अच्छी बात है भैया। सभी लोग सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा और कोई? कोई नहीं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि हैरड मॉडल में निवेश मांग जो निर्धारित होता है वो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, निवेश मांग किससे निर्धारित होता है? राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, वह अर्थशास्त्री जिसने पीछे की, आगे की तथा कुल संबंधबद्धताओं पर बल निवेश परियोजनाओं के चुनाव के आधार के रूप दिया था, वो कौन था? अब आप कहेंगे अब आप कहेंगे अब आप कहेंगे कि सर ये कहां से प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो अपना दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आएगा? ठीक है, निवेश का अग्रगामी प्रभाव। ठीक है, निवेश का अग्रगामी अग्रगामी प्रभाव और निवेश का पश्चगामी प्रभाव। निवेश का पश्चगामी प्रभाव। अब ये कौन बताया था भैया? अब याद आ गया? अब याद आ गया? तो जितने लोग भी हर्ट्समैन को बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो वही निवेश के अग्रगामी और निवेश के पश्चगामी प्रभाव की ही ये बात बेसिकली आपसे जानना चाहता है। तो वह अर्थशास्त्री जिन्होंने पीछे की, आगे की तथा कुल संबद्धताओं पर बल निवेश परियोजनाओं के चुनाव के आधार के रूप में किया था, वो हर्ट्समैन साहब ने किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के संदर्भ में शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है? चलिए भैया, शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है? और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? सदानंद मिश्रा जी, श्याम मिश्रा जी, दीक्षा सिंह जी, अफजल हसन जी, लाल बहादुर जी, फरीन फातिमा जी, अभिनंदन चौरसिया जी, चलिए IMG मनोहर जी, राजन सिंह जी, मीना साहू जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी बनती है आपकी लाइक और शेयर करने के लिए। बता दीजिए भाई, आसान सी बात है, आप कह दीजिए ना सर डी है, डी दिया है तो डी ही तो हर मैक्सिमम प्रश्नों में सही होता है ना? बहुत लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है भैया कि आर्थिक विकास के संदर्भ में शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ यह होता है कि भौतिक पूंजी में वृद्धि हो रही है। भौतिक पूंजी में क्या हो रही है? शुद्ध वृद्धि हो रही है। भूमि, भवन, टिकाऊ यंत्र तथा विदेशी उधारदारियों में वृद्धि हो रही है। भौतिक पूंजी के उपयोग के लिए प्राप्त ज्ञान, योग्यता तथा ट्रेनिंग में वृद्धि हो रही है। मतलब सारी चीजों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यही दोस्तों शुद्ध पूंजी निर्माण का यही अर्थ है। मतलब सब में क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट ही तो देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या की प्रवृत्ति को निम्न आय वाले देशों से अधिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में एक बाधा बताया? देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर होगा भैया? बिल्कुल, कौन बता रहा है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छी बात है, रेगनर नर्स साहब ने कहा था। बिल्कुल ठीक है। और कोई? सभी लोग डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। चलिए, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं, है ना?
डी वाले जितने भी है सब बहुत अच्छे हैं। थोड़ा से ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है ना। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या की प्रवृत्ति को निम्न आय वाले देशों में अधिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में एक बाधा माना है? तो ये बात जो हमारे करते हैं, ये लेवेंस्टीन साहब करते हैं, ठीक है, रेगनर नर्स नहीं। जो आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप बोल रहे हैं रेगनर नर्स को समझ के, लेकिन इस प्रश्न को आप थोड़ा सा आराम से और धैर्य से पढ़िए। ये जो स्टेटमेंट है वो लेवेंस्टीन साहब का है, ये स्टेटमेंट है, ये कोई थियरी नहीं है। ये स्टेटमेंट दिया गया है लेवेंस्टीन साहब के द्वारा कि जनसंख्या की प्रवृत्ति को निम्न आय वाले देशों में अधिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में एक बाधा माना जाता है। बात को ध्यान से समझिए, गलती हो रही है, बहुत सारे लोगों से गलती हो रही है, ठीक है। तो निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या की प्रवृत्ति को, जो जनसंख्या की प्रवृत्ति है, ठीक है, तो निम्न आय वाले देशों में, जहां के लोगों की आय कम है, अधिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में बाधा माना है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो लेवेंस्टीन साहब का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक होगा। ये वो बात नहीं है कि रेगनर नर्स साहब गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत कहते हैं कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है और इस वजह से निवेश कम करते हैं, तो भैया वो गरीबी के भंवर जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये लेवेंस्टीन का स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न कि कम आय वाले देशों में छद्म बेरोजगारी के रूप में उपलब्ध श्रम पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, ये विचार किसने दिया? अब ये भी, ये देखिए, अब ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, अब ये प्रश्न जो है ये भी स्टेटमेंट वाला ही है। चलिए बता दीजिए भैया। सी बी बोल रहे हैं, लेविस साहब की तरफ भी बोल रहे हैं कुछ लोग, और कोई भाई, और कोई, ठीक है, और कोई, सी, डी, बी, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे आपको रेगनर नट्स बोलना था, ठीक है। ये बात जो है, ये चूंकि ये जो प्रश्न आ रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट से आ रहे हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा गलत करेंगे कि कम आय वाले देशों में छद्म बेरोजगारी के रूप में उपलब्ध श्रम पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। ये बात कही थी हमारे रेगनर नर्स साहब के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो श्रम है वो पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, मतलब श्रम के द्वारा पूंजी निर्माण का किया जा सकता है। ये किसने कही थी? ये रेगनर नर्स साहब के द्वारा कहा गया था, ठीक है। क्योंकि आज थोड़े से स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज्यादा आएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल होने की रही है। अब इसको तो आप आराम से कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप आराम से करेंगे। आप जानते होंगे कि कौन था भैया? सभी लोग बी ए बताएंगे कि बी बताएंगे? बी बताएंगे ना सभी लोग? नहीं, अच्छा ठीक है। अगर जो आप ए बता रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, रॉल्फ प्रेबिस साहब ने, ठीक है। क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन उत्पादन में दो पक्ष है। पहला पक्ष जो है वो कृषि है और दूसरा जो पक्ष है वो उद्योग है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या बोल रहा है? ये प्रेबिस की बात कर रहा है, लेविस की बात थोड़ी कर रहा है। एक सेकंड, ये लेविस की बात नहीं कर रहा है, मैं लेविस समझ गया, प्रेबिस की बात कर रहा है। तो व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल होने की रही है, ये प्रेबिस साहब बोलते हैं। क्या कहते हैं कि जब एक विकासशील देश विकसित देशों से व्यापार करता है तो उससे विकासशील देश को हानि होता है। क्यों होता है? क्योंकि विकासशील देश के पास जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन
उत्पादन करता है और विकसित देशों को देता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी प्राइस को भी बहुत कम रखता है और व्यापार की शर्तों के कारण उसे बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है और उसके प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट होने की संभावना होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, हाँ, फिगर की बात हो रही है, मुझे लगा लेविस लेविस की बात हो रही है। कभी कभी होता है ना, भ्रम की स्थिति होती है। लेविस साहब ने श्रम की आपूर्ति वाला सिद्धांत दिया था। क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, श्रम और पूंजी। ठीक है, श्रम और पूंजी, श्रम और उद्योग। ठीक है, तो श्रम में कृषि का अतिरेक अर्थव्यवस्था में कृषि है और उद्योग है। कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, तो जो श्रम का अतिरेक है उसको तब तक मूव कराइए उद्योगों की तरफ जब तक कि कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म ना हो जाए। जैसे ही खत्म होता है, देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर बोल रहे हैं? मौद्रिक विभ्रम की अवधारणा किसने दी? अच्छा भाई, मौद्रिक विभ्रम होता क्या है? मौद्रिक विभ्रम होता क्या है? जब आपको ये लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं, ठीक है, आपको ये लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि एक समय ऐसा था जब मैं अपने बचपन में, जब जब क्या होता था कि हमारे गांव में मेला लगता था, तो हम 10 रुपए लेकर के जाते थे और पूरा दिन भर मेला में घूमते थे। और अब देखो 10 रुपए में एक चाय नहीं आता, तो हमारी बचपन कितनी गरीबी में बीती। नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम 10 रुपए की वैल्यू क्या थी? अलग थी। और वर्तमान समय में 10 रुपए की वैल्यू अलग है। तो आप ये कहें कि अरे भाई अब तो 10 रुपया हम ऐसे ही दे देते हैं तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और हम बचपन में बहुत गरीब थे, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो बचपन में 10 रुपए की वैल्यू अलग थी, आज 10 रुपए की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विस्तृत मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए श्रुति कुमारी जी, गुड इवनिंग। चलिए, क्या उत्तर होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विस्तृत मुद्रा का अर्थ होता है, ठीक है, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनके गांव में जरूर मेले लगते हैं नवरात्र के टाइम, तो बचपन में जरूर गए होंगे, है ना? बचपन में 10-15 रुपए लेके जरूर मेला करने गए होंगे। जो गांव से जुड़ा होगा वो मेरी बात को ज्यादा ठीक तरीके से समझ पा रहा होगा। तो उस टाइम 10-15 रुपए में ही काम चल जाता था। अब 10-15 रुपए में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आने वाले समय में अपने बच्चों से फिर भी आप कहेंगे कि एक समय था जब 10 रुपए लेके हम जाते थे, तुमको 100 रुपए दिए जा रहा है फिर भी तुमको कमी पड़ रहा है। हाँ, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विस्तृत मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, विस्तृत मुद्रा मतलब किसकी बात कर रहा है? M3 की बात कर रहा है। ठीक है, तो M3 में क्या होता है? चलन में करेंसी परिमाण होती है, बिल्कुल ठीक है। बैंकों के पास कुल जमा का परिमाण होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि M3 को अलग अलग तरीके से अलग अलग फार्मूले में दिया जाता है। थोड़ा कॉपी पेन हो तो थोड़ा सा नोट डाउन किया करिए, है ना? अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, ठीक, बिल्कुल, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई? सी के अलावा डी भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं।
कुछ महानुभाव सी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर जो आप डी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ये सही नहीं है कि राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। अगर जो विनिमय दर हमारी स्थिर रहेगी भाई, तो उससे क्या होगा, लाभ थोड़ी मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो सही कथन ये नहीं है, विनिमय दर को स्थिर रखने का कार्य राजकोषीय नहीं करता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, संगम योजना का शुभारंभ किया गया। संगम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1996 में हुआ था। ठीक है, बताइए। जो जो प्रयागराज से पढ़ रहा होगा वो संगम के बारे में खूब जानता है, और उसके बाद एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो कहेगा सर जी संगम योजना तो नदियों को स्वच्छ करने से ही संबंधित होगा और कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कभी ऐसा महसूस नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो संगम योजना जो है ये क्या है, ये विकलांगों की सहायता हेतु योजना बनाई गई थी कब? 1996 के अंतर्गत। और इसमें विकलांगों को जो है वो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि संगम योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 1996 में हुआ था, और इसका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है वो ये है कि विकलांगों की सहायता की जाए, और विकलांगों की सहायता करने के लिए 15,000 रुपए का आर्थिक सहयोग विकलांगों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने का प्रावधान दिया गया? देखिए दोस्तों, कमेटी से एक प्रश्न जरूर पूछता है, या तो कृषि जोत से पूछ लेगा, या तो आपका नाबार्ड का शिवरामन कमेटी पूछ लेगा, या तो फिर आपका मुद्रा से संबंधित M1, M2, M3, M4 या M0 वाली कमेटी पूछ लेगी। यहां से प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो या तो नाबार्ड या कृषि जोत, ठीक है, या चक्रवर्ती या रेड्डी, इन चार में से एक प्रश्न बन ही जाता है अक्सर आपके पेपर में। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि राज कमेटी, कृषि जोत कर लगाने का प्रावधान किसने दिया? राज कमेटी ने। खुसरो कमेटी किससे संबंधित है? खुसरो कमेटी जो है वो किससे संबंधित है? कृषि साख से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ये कृषि साख से है। कॉलडार कमेटी जो है वो किससे समिति है? ये किससे संबंधित है? कॉलडार साहब ने क्या किया था? व्यय कर, मतलब लोगों के व्यय के आधार पे टैक्स लगाना चाहिए, लोगों के आय पे नहीं, व्यय पे टैक्स लगाना चाहिए। और चलैया कमेटी की बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है। तो ये चारों याद रहेगा, ये चारों याद रहेगा, ये चारों याद रहेगा ना, रहेगा ना, याद रहेगा ना। तो राज कमेटी किससे संबंधित है? ये कृषि जोत से संबंधित है। ठीक है, और खुसरो कमेटी जो है वो कृषि साख से संबंधित है। चलैया कमेटी जो है वो कर सुधार से संबंधित है। कालडार कमेटी जो है वो व्यय कर से संबंधित है। शिवरामन कमेटी जो है वो नाबार्ड से संबंधित है। शिवरामन किससे संबंधित है? नाबार्ड से, नाबार्ड की स्थापना से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें M1, M2, M3, M4 जो है वो किससे संबंधित है? चक्रवर्ती से है। और M0 जो है वो रेड्डी से है। ठीक है, ये 3-4 बातें याद रखनी है। अगला कि बैंक साख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, ये परिभाषा किसने दिया? अब देखिए ये स्टेटमेंट, ये क्या है? स्टेटमेंट।
और स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए बता दीजिए भैया। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। 2 घंटे की क्लास में आपके लिए ले रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए भैया बता दीजिए। ऑप्शन नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि बैंक स्टॉक का एक निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, ये परिभाषा जो दिया था वो शेयर्स साहब के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक रहे बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि बैंक स्टॉक का एक निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, ये परिभाषा शेयर्स के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कितना आसान है। कुछ लोग तो 1 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न को कर देंगे, ठीक है। देखिए, मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, इन दोनों में से मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। इतना पढ़ लीजिए, काम हो गया। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुद्रा स्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है कि लोग मांग कर रहे हैं लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या होता है, मांग व पूर्ति जो होता है वो क्रियाशील होता है, ठीक है। ये मुद्रा स्फीति के अंतर्गत, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तभी तो जाके, वस्तु की कीमतें अगर जो बढ़ रही है इसका मतलब कि क्या है कि मांग बढ़ रहा है, लेकिन मांग के अनुसार पूर्ति नहीं किया जा पा रहा है। तो इस वजह से इसे अन्यायपूर्ण माना जाता है, लेकिन ये ठीक है। लेकिन मुद्रा संकुचन के समय क्या होता है कि मंदी की स्थिति आ जाती है, ठीक है। अर्थात वस्तुओं की कीमतों में कमी आने के बावजूद भी यहाँ पे पूर्ति ज्यादा होता है, लेकिन मांग में क्या आती है, मांग जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे पूर्ति में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर जो 2 चीजें आपको चुननी हो कि भैया हम अमीर होके 1 लाख रुपए कमाएंगे और 1 लाख रुपए को महीने में खर्च कर देंगे, तो आप इस कंडीशन को अपनाएंगे, या आप दूसरी कंडीशन कहा जाए कि गरीब होकर के आपको 5,000 रुपये महीने का कमाना है और 5,000 रुपये खर्च करना है। दोनों आपके लिए बुरा है, दोनों में बचत नहीं हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि भैया 1 लाख कमा के 1 लाख खर्च करेंगे, 5,000 कमा के 5,000 खर्च करने से तो बेहतर है 1 लाख रुपए, क्योंकि हमको विलासिता की वस्तुएं भी मिल जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, इंसाफ, ठीक है। तो मुद्रा स्फीति कब आती है, जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, और मुद्रा संकुचन कब आता है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यह परिभाषा किसने दिया था? ये भी बढ़िया सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? ठीक है, मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति में इन्होंने विपरीत संबंध बताया, ठीक है। वो कौन महानुभाव हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, क्राउथर के साथ सभी लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी क्राउथर बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ये बात क्राउथर साहब ने बोला था और कहा था कि मुद्रा का संकुचन और मुद्रा स्फीति में क्या पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति है जो मूल्य स्तर में वृद्धि करने या स्वयं उसके प्रभाव से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। ये परिभाषा किसने दिया था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर एक ही प्रश्न है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोलेंगे क्या? ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे प्रश्न वही है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग तरीके से कह दिया गया है कि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति का विस्तारशील प्रवृत्ति है जो मूल्य स्तर में वृद्धि करने या स्वयं उसके प्रभाव से बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। ये परिभाषा जो दिया गया है वो क्राउथर साहब के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचकांक में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? बढ़िया सा प्रश्न है। सूचकांक में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, बेसिकली आपको बताना है। सूचकांक में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? सूचकांक में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम क्या हुआ? सिक्रेटस। ठीक है, सिक्रेस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सूचकांक से आशय अंकों की श्रृंखला से है। ठीक है, सूचकांक का आशय अंकों की श्रृंखला से है जो मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों से कीमत स्तर में परिवर्तनों को मापते हैं। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में अगर जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, मुद्रा मूल्य में अगर जो परिवर्तन हो रहा है तो कीमत स्तर पर में कितना परिवर्तन हो रहा है? ठीक है, कीमत स्तर में परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि देश में आयातित समस्त वस्तुएं। तो सूचकांक में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? तो उनको शामिल किया जाता है कि देश में आयातित जितनी भी वस्तुएं सबको शामिल किया जाता है। और सूचकांक से संबंधित बातें किसने बताई थी? सेक्रेटस ने बताया था, और उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और कीमत स्तर में परिवर्तन के अनुपात को इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रा का मूल्य क्या होता है? प्रश्न तो बहुत आसान है। प्रश्न तो बहुत आसान है कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है भैया? आप कहेंगे सर आसान प्रश्न है बहुत सारा। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये प्रश्न कितने लोग बता रहे थे? ए, इस प्रश्न में बिल्कुल ठीक है सदानंद मिश्रा जी, आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। इस प्रश्न को में ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, तो सूचकांक जो होता है ना, उसमें देखिए देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देश में उस उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समरूप होती हैं, और सूचकांकों को जब सूचकांक की गणना अगर जो की जाती है तो वहां पे समरूप वस्तुओं को अर्थात एक ही वस्तुओं को बार बार शामिल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक ही वस्तु को बार बार शामिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो सूचकांक के अंतर्गत जो प्रतिनिधि वस्तुएं होंगी ना उसको शामिल किया जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो सूचकांक जो होता है उस, देखिए देश में उत्पादित बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं और सभी वस्तुओं को आकलित करना ये संभव नहीं है। सभी वस्तुओं को आकलित करना ये संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो समरूप है। तो जो वस्तुएं समरूप हैं उनको नहीं, उसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि वस्तु है केवल हम उसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, गलत हो गया था फिर ठीक है, करेक्ट कर लिया गया। इस प्रश्न का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रा के मूल्य क्या होता है, परिभाषा क्या पढ़ते हैं, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कब पढ़ते हैं। ठीक है, कि मुद्रा की एक इकाई के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को क्रय, एक मुद्रा की मात्रा के द्वारा मुद्रा की एक इकाई के द्वारा जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रा का मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जैसे 10 रुपए की क्रय शक्ति अलग है, 5 रुपए की क्रय शक्ति अलग है, 20 रुपए की क्रय शक्ति अलग है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न मूल्यमान का उदाहरण है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न आया, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मूल्यमान का उदाहरण क्या होता है। मूल्यमान का उदाहरण क्या होता है भैया, बिल्कुल ठीक है, मूल्यमान का उदाहरण क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। जो महानुभाव होंगे बिना इकोनॉमिक्स पढ़े जाएंगे पेपर देने वो कहेंगे सर जी मूल्यमान तो हम भारत के रुपया को ही कहेंगे ना, है ना। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं कि मूल्यमान का उदाहरण होता है अमेरिकी डॉलर। क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर जगह ये स्वीकार्य है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये क्या है, हर जगह स्वीकार किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो मूल्यमान का मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब एक देश अन्य देश से व्यापार करें तो सभी देश क्या करें कि इस मुद्रा को स्वीकार करें। ठीक है, उसे ये मूल्यमान बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न कि मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है, यह कथन किसका है। इस प्रश्न को एक बार देख लेंगे फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि बस ईमानदारी से एप्लीकेशन पे आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। वहां पे सारे नोट्स आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज वहां पे दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कहां से प्रश्न पूछेगा यार, सब्जेक्ट एक है, तैयारी हम लोग इतने माध्यम से कर रहे हैं, कहां से प्रश्न आएगा सब कुछ कवर होने वाला है। कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड लेक्चरर, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच चल रहा है और अलग अलग बैच में अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। आपके सिलेबस के अनुसार एडमिशन फीस 2500 रुपए है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं, या कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर रॉबर्टसन की बात सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रॉबर्टसन की बात सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। यह किसका कथन है, यह है रॉबर्टसन का। आर्थिक मतलब क्या होता है, कोई आपसे कहे कि आर्थिक गतिविधि,
तो आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात तो आप ध्यान रखिएगा कि मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। ये कथन रॉबर्टसन साहब का है। अगला प्रश्न कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा उसी समय मूल्य मापक एवं संचय कार्य भी करती है। ये बात किसने कहा था? तो मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक, मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम भी है और मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक एवं संचय का भी कार्य करता है। ये किन अर्थशास्त्रियों ने कहा था, आपको याद है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि मुद्रा जो है वो क्या है, मुद्रा जो है वो संचय का कार्य करती है। उन्होंने क्या कहा कि मुद्रा को क्या करिए, संचय करिए, मुद्रा की बचत करिए ताकि भविष्य में चल के आपकी निवेश क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा जो है वो विनिमय का भी माध्यम है, मतलब मुद्रा विनिमय भी करता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये भी बताते हैं, ठीक है। मूल्य का ये माप भी करता है और ये मुद्रा का संचय भी करता है। ये तीनों बात किसने कही थी भाई, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्राउथर के साथ सभी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्राउथर बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा उसी समय मूल्य मापक और संचय का भी कार्य करती है। ये किसने कहा था? क्राउथर ने कहा था। तो अगर जो इस परिभाषा को दिया जाए, देखा जाए तो आप मुझे बताइएगा कि सोना जो है, जो सोना हो गया चाहे जो हीरा हो गया, इसे हम मुद्रा के अंतर्गत शामिल करेंगे क्या? कमेंट करके बताइएगा, इसे हम मुद्रा के अंतर्गत शामिल करेंगे क्या? क्या ये विनिमय का माध्यम है या क्या ये मूल्य का मापक है या क्या ये संचय का कार्य करता है? ये तीनों गुण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं क्या? सोना और हीरा के अंतर्गत ये तीनों गुण पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा यस या नो में। जब क्राउथर के अनुसार ये मुद्रा होगी कि नहीं होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच एक विशेष समय में साधारणतया एक वर्ष में किए गए समस्त आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यह परिभाषा किसने दिया था? देखिए, अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, तो आप विश्वास मानिए कि आप बिल्कुल हमेशा आगे रहने वाले। ऐसे प्रश्न बहुत कम जगह आपको प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आराम से और ईमानदारी से बस लगी रहिए, ठीक है। सफलता देखिए तभी मिलती है ना जब एक रास्ता मिल जाए और उस रास्ता पे आप लगातार चलते रहे, ठीक है। अगर जो रास्ता मिल जाएगा उस रास्ते पे लगातार नहीं चलेंगे ना, फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, तीसरा रास्ता पकड़ लेंगे, तो मंजिल कभी नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, आप विश्वास मानिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, बैठिएगा, मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों, इतने सारे प्रश्न आपको इसी सेशन से देखने को मिल जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के इतने सारे प्रश्न करते हैं, एक साल से लगातार प्रश्न हो रहा है, एक साल से ज्यादा हो गया, कहाँ से प्रश्न बनेगा? कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस जितना प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है उतना प्रयास आप भी करिए, कम समय में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे रोज शाम को 7 से 9 पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे 1 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी अगेन बोल रहे हैं, क्या डी बोल रहे हैं, पीटी एल्सवर्थ बोल रहे हैं, पीटी एल्सवर्थ बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, क्या आप सच में इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं या आपको लग रहा है कि यही इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री कोई है और ये तीनों में से कोई अर्थशास्त्री नहीं है? आपको क्या आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यही तो एक अर्थशास्त्री लग रहा है, इसका नाम ही देख लग रहा है कि अर्थशास्त्री है, बाकी तो ये तीनों अर्थशास्त्री लग ही नहीं रहे, है ना? ऐसा लग रहा है क्या? इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या? अगर जो इसीलिए बोल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। वाल्टर क्राज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, वाल्टर क्राज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
तो भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच एक विशेष समय में साधारणतया एक वर्ष में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ये वाल्टर काज के द्वारा ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वाल्टर काज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि जब उत्पादन विदेश में घरेलू बाजार कीमतों से कम बेचा जाता है या उत्पादन लागत से कम बेचा जाता है तो ये कहलाता है। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपके कंसंट्रेशन की जरूरत है। प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। डंपिंग हो गया या राशिपातन हो गया, बिल्कुल ठीक है। राशिपातन में यही तो होता है ना, डंपिंग यही होता है ना कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के कम मूल्य पे बेचते हैं। और डंपिंग या राशिपातन क्यों किया जाता है, इसके दो रीजन होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारे देश में जितनी मांग है उससे ज्यादा हमने उत्पादन कर लिया है, उससे ज्यादा पूर्ति कर लिया। तो ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं को सेल करना जरूरी होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में थोड़ा सा सस्ते मूल्य पे हम बेच देते हैं। वही दूसरी तरफ हमको अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना होता है, तब हम डंपिंग का कार्य करते हैं। तो डंपिंग या राशिपातन जो है वो इसका मतलब ये होता है कि जब उत्पादन विदेश में घरेलू बाजार कीमतों से कम बेचा जाता है या उत्पादन लागत से कम बेचा जाता है तो ये डंपिंग कहलाता है। मतलब हम विदेशों में अपनी वस्तुओं को सस्ता बेचते हैं। जैसे चाइना जो है ये डंपिंग बहुत करता है, चाइना जो है इसका बेस्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न कि जब दो या अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तब इसे कहते हैं, है ना। जब दो देश या उससे अधिक देश व्यापार करते हैं तो इजी सी बात है, राष्ट्रीय व्यापार होगा, यही तो होता है ना। क्यों, ये ऑप्शन राइट होगा, है ना। कितने लोग बता रहे हैं ए राइट होगा, कितने लोग बता रहे हैं ए राइट होगा। ये होगा यार, इजी सी बात है। ये कोई नहीं बता रहा है, अच्छा ठीक है। अगर जो ये नहीं बता रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे ना तब आप जल्दीबाजी में राष्ट्रीय व्यापार करके भाग जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान आ गया, राष्ट्रीय दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ये क्लिक कर दो। ये पक्का मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो जब दो देश या अधिक देश के बीच व्यापार होता है, मतलब एक देश दूसरे देश में व्यापार करे, तो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। मतलब अंतर का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग राष्ट्रों के बीच व्यापार होना, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होने वाला है ना। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, राष्ट्रीय व्यापार ये होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतर का मतलब क्या होता है, अलग अलग, राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र। अगला प्रश्न कि हेरड के मॉडल में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक क्या है, जी ए जी डब्ल्यू जी एन। स्वर्णिम बिंदु की बात क्या करते हैं, इसी को तो कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी है, जी ए क्या होता है, वास्तविक समृद्धि दर, जी डब्ल्यू वांछित समृद्धि दर, और जी एन प्राकृतिक समृद्धि दर। ये क्या है, वास्तविक वास्तविक समृद्धि दर, ये क्या है, वांछित समृद्धि दर, और ये क्या है, प्राकृतिक समृद्धि दर। जहां पे ये तीनों बराबर हो जाते हैं वहां पे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाती है। जी ए इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन। अगला द थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किसकी कृति है भाई, बताइए, मजा आ रहा है, ठीक है।
मजा आ रहा है आज के सेशन में, बहुत मजा आएगा, है ना। द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी कृति है? देखिए, अगर जो आप एकदम तल्लीनता से सेशन को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये बात तो तय है ना कि आपको संतुष्टि बहुत मिलेगी, खुशी बहुत मिलेगी इस सेशन को ज्वाइन करके। अगर जो आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको अपार प्रसन्नता मिलने वाली है। 2 घंटे के बाद लगेगा कि हाँ यार, हम कर सकते हैं, मजा आ रहा है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। अमूमन इकोनॉमिक्स जहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहां पे 2-4 ग्राफ बना दिया जाता है, ताकि क्या ताकि क्या हो कि बच्चे को ये लगे कि टीचर बहुत जानता है। 2-4 ग्राफ बना दिया जाता है और उस ग्राफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि ओ ए से यहाँ होगा, बी डी से ऐसे होगा, सी डी से ऐसे होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, कीमत गिर रहा है। तो लड़का इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको इकोनॉमिक्स से नफरत हो जाती है ना। तो 2-4 ग्राफ बना के जो पढ़ा, मतलब केवल वही दिखा देते, फिर उसको इकोनॉमिक्स से नफरत हो जाती है। ठीक है, तो मेरा मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स से नफरत हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि जो चीजें पूछी जाती हैं वो सारी चीजें आपको कवर कराई जाए। अमूमन लोग ग्राफ बना देते हैं, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनको बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मतलब उनका ऐसा नहीं है, देखिए जो पढ़ाता है वो बढ़िया ही होता है, लेकिन उनका ये रहता है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन इससे ज्यादा होता है, एडमिशन मिल जाएगा ज्यादा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी कृति है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, तुम पीटर साहब की, सभी लोग का उत्तर ठीक है, बी ही बोल रहे हैं ना। इसी में इन्होंने किसकी बात की थी? नव प्रवर्तन की बात की थी, नव प्रवर्तन की बात की थी। नव प्रवर्तन क्या होता है? नव प्रवर्तन क्या होता है? नव प्रवर्तन क्या होता है? नव प्रवर्तन में ये होता है कि एक 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 व्यक्ति जो होता है, वो जब वो नए नए आइडियाज लाता है, तो उस नए आइडियाज को लाने के कारण उसे लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहले जो क्या होता था, आज से 10 साल पहले तक कार जो होता था, तो उसमें सनरूफ नहीं होता था, ऊपर वाला कार खुला नहीं रहता था। लेकिन किसी ने सोचा, दिमाग लगाया, यार थोड़ी सी जगह ऊपर खोल दो, लोग ऊपर खड़े होके के चारों तरफ देखेंगे भी। तो अब क्या हुआ कि लोगों को लग रहा है हाँ यार ये बहुत अच्छा है। तो अब केवल एक छोटी सी जगह खोल देने के कारण 4-5 लाख रुपए महंगी कार बिक रही है और लोग पुरानी कार हटा के नई कार खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है ना। तो वही बात है, तो नव परिवर्तन, नए नए आइडियाज लाइए, उससे आप क्या करेंगे कि लाभ कमाएंगे। और नए आइडियाज लाए हैं तो उसमें आपको उत्पादन करने में पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से लेंगे? बैंक साख से लेंगे। ठीक है, बैंक से ऋण ले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा? अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, अर्ध विकसित राष्ट्रों की तुलना में पूंजी का अभाव है, यह किसका कथन है? अर्ध विकसित राष्ट्रों की तुलना में पूंजी का अभाव है, ये कथन किसका है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न तो आसान है। इस प्रश्न को गलत करेंगे क्या? डी बोलेंगे, रैगनर नर्स साहब को। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा गलत तरीके से दे दिया है। अर्थविकसित राष्ट्रों की तुलना में पूंजी का अभाव है, ये कथन किसका है? इसको देखना, इसको देना चाहिए था कि अर्धविकसित राष्ट्रों, अर्धविकसित देश में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या जनसंख्या आकार और साथ साथ में प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन की तुलना में पूंजी का अभाव है। ये अगर जो प्रश्न देता तो बहुत बढ़िया होता,
यही प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि ये सेंस ही मेक नहीं कर रहा है कि अर्ध विकसित राष्ट्रों की तुलना में पूंजी का अभाव है। तुलना की बात कैसे हो जाएगी? एक अर्ध विकसित राष्ट्र और पूंजी के अभाव की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। ये प्रश्न यहाँ पे ये होना चाहिए कि अर्ध विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या के आकार और प्राकृतिक संसाधन की तुलना में पूंजी का अभाव है। और ये बात जो हमारे महानुभाव बोले हैं, ये प्रोफेसर केयर्न क्रॉस बोले हैं। ठीक है, ये क्रॉस साहब के द्वारा बोला गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अर्ध विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या आकार और प्राकृतिक संसाधन की तुलना में पूंजी का अभाव है या पूंजी की कमी है। ये बात क्रॉस साहब के द्वारा कही गई। तो पूंजी का अभाव की तुलना किससे कर रहे हैं? जनसंख्या आकार और प्राकृतिक संसाधन। मतलब जो अर्ध विकसित राष्ट्र होते हैं वहां पे जनसंख्या आकार और प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं, लेकिन पूंजी का अभाव कम है। ये बात कहे हमारे क्रॉस साहब। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कृषि भूधारण जो 5 व्यक्तियों के परिवार को रोजगार एवं भरण पोषण देने में सक्षम है कहलाता है। चलिए, क्या हो गया भाई? इतना शोर क्यों आ रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? चलिए बताइए। शांति जी, सुंदरी कुमारी जी, श्याम जी, मीनू यादव जी, तस्नीम खान जी, सदानंद मिश्रा जी, अमन जी, दीक्षा सिंह जी, राजू जी, जितेंद्र जी, लाल बहादुर जी, विकास जी, फरीन फातिमा जी, ठीक है, देव जी, अमरेश यादव जी, चलिए, बबीता त्यागी जी, अक्षय जी। चलिए सभी लोग बताइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वह कृषि भूधारण जो 5 व्यक्तियों के परिवार को रोजगार व भरण पोषण देने में सक्षम है वो कहलाता है पारिवारिक भरण पोषण। ठीक है, तो पारिवारिक भरण पोषण में क्या होता है कि ऐसी भूमि होती है, एक ऐसी भूमि होती है जिसपे उत्पादन होता है और उससे घर के परिवार के लोगों का क्या होता है? पालन पोषण होता है। मतलब उससे पैसा मिलता है और उनका पालन पोषण होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राष्ट्रीय भूमिहार रोजगार प्रत्याभूमि कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक यहाँ शब्द यूज हुआ है ना, भरण पोषण। तो अगर जो भरण पोषण शब्द यूज होगा ना, तब इसे हम पारिवारिक भूमि धारणा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो भरण पोषण का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे क्या उत्तर होना चाहिए था? आर्थिक भूधारण बोलेंगे। तब ये भूमि क्या है? आर्थिक भूधारण है। अगर जो केवल भरण पोषण की बात तब पारिवारिक भूधारण बोलेंगे। और पारिवारिक भूधारण में क्या होता है कि पत्नी शामिल होती है और उसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन अगर जो इसी के स्थान पे भरण पोषण शब्द ना दिया होता, तब आर्थिक भूमि धारण होता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूमि कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक आज जा रहा है क्या? ठीक है, तो 15 अगस्त 1983 को। ठीक है, और इसमें क्या किया? इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग भूमिहीन हैं, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको क्या करना? उनको रोजगार देना। ठीक है, उनको रोजगार देना। तो राष्ट्रीय भूमिहार रोजगार प्रत्याभूमि कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 15 अगस्त 1983 को। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषकों को क्या किया जाए? रोजगार
दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसी टाइम इंडिया क्या हुआ था, पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, अगला, आवश्यकता का क्या अर्थ होता है भैया? आवश्यकता का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता क्या होती है बताइए। बिल्कुल ठीक है, आवश्यकता क्या होगी? आवश्यकता किसे बोलेंगे बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उपरोक्त सभी लिख लीजिए, ठीक है। डी ऑप्शन जो है उसमें उपरोक्त सभी कर लीजिए। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, डी उपरोक्त सभी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता का अर्थ यह होता है कि वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा, आप मतलब इच्छुक है किसी वस्तु को प्राप्त करने के। साधनों का होना मतलब आपके पास साधन होना चाहिए, और व्यय करने की तत्परता भी आपकी होनी चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से अधिक अधिक लोच कौन रखता है? मतलब ये पूछ रहा है कि अधिक लोचदार कौन है। लोचदार का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसमें परिवर्तन हो, और बेलोच का मतलब क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। जैसे नमक हो गया, उसकी मांग लोच क्या है, बेलोच है, ठीक है। एग्जाम में अगर जो हाल नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए टिक करना चाहिए, है ना। एग्जामिनेशन हाल में अगर जो प्रश्न का उत्तर गलत है तो उस उत्तर को सबसे पहले करना चाहिए जो सबसे पहले सही है। जैसे वहां पे तीनों ऑप्शन ठीक था और चौथा ऑप्शन गलत ही था, तो तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन जो तीन ऑप्शन में से तीनों अगर जो सही ऑप्शन है तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन सही होता है उसको क्लिक किया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्न में से अधिक लोचदार कौन सी है? बी बोलेंगे अस्थापन्न वस्तुएं। अस्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जैसे चाय हो गया और जैसे कॉफी हो गया। अगर जो चाय की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो आप चाय पीना छोड़ करके कहाँ पे चले जाएंगे, कॉफी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लोच क्या होती है, अत्यधिक होती है। और बेलोच कौन होता है? बेलोच कौन होता है? बेलोच मांग बेलोच किसकी होती है? नमक की होती है, नमक की होती है, माचिस की होती है, ठीक है। कि अगर जो नमक की कीमतें 20 रुपए पर केजी की जगह पे 100 रुपए पर केजी भी कर दी जाए तो बिना नमक के आप भोजन नहीं बनाएंगे। मतलब आपकी मजबूरी है भैया, नमक तो खरीदना ही खरीदना है, माचिस खरीदना ही खरीदना है। तो ये क्या होता है, इसकी जो लोच होती है वो बेलोच होती है। लेकिन स्थापन वस्तु में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर जो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत में अगर जो वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की तरफ आप मूव कर सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्न चित्र में Q1 बिंदु पर मांग की लोच कैसी है? Q1 बिंदु पर मांग की लोच कैसी है बता दीजिए सर। सभी लोग बताइए अच्छे से, प्यार से। आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? ये सीधी मांग रेखा है, ये सीधी मांग रेखा है। और सीधी मांग रेखा पर मांग की लोच क्या होती है? सीधी मांग रेखा पर मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच क्या होती है? यही होता है ना, क्या होता है बताइए कमेंट करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मांग वक्र का निचला भाग, मांग वक्र का निचला भाग, ठीक है, अपान मांग वक्र का ऊपरी भाग, मांग वक्र का ऊपरी भाग, निचला भाग और ऊपरी भाग, ठीक है। क्या उत्तर आएगा सर?
इसमें निचला भाग कौन है और ऊपरी भाग कौन है? ये एक सीधी रेखा में है। मांग की लोच अगर जो सीधी रेखा में है तो इसका फार्मूला क्या होता है? निचला भाग मांग वक्र का निचला भाग अपान मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो निचला भाग क्या इंडिकेट करता है? आर। चलिए बताइए, पहले इस प्रश्न का उत्तर करिए। R Q1 ये वाला नीचे वाला है, ठीक है। RQ1 जो है वो नीचे वाला है, RQ1 जो है वो नीचे वाला है। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला ये है PQ1, ये ऊपर वाला है, ठीक है। PQ1 कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर जो कोई रेखा क्या है, अगर जो कोई मांग रेखा सीधी है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होती है वो मांग वक्र का निचला भाग अपन मांग वक्र का ऊपर वाला भाग होता है। निचला वाला भाग कौन सा है? ये है RQ1 है और ऊपरी वाला भाग ये है PQ1 है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आसान वाला है, बहुत आसान। ये मैं बताते बताते थक चुका हूं, गलत नहीं करना चाहिए। मांग में वृद्धि, मांग में विस्तार, मांग में कमी, मांग में संकुचन, ठीक है। 4 टर्म बताता हूं ना। मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, ठीक है। मांग में कमी, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी आय में वृद्धि होती है और उसके कारण आपका मांग बढ़े, ठीक है। मांग में वृद्धि क्या होगी? जब आपकी आय बढ़े और कीमत जो है वो स्थिर रहे, ठीक है। कीमत वही रहे तो आय बढ़ेगी तो आप मांग में वृद्धि करेंगे, मतलब ज्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, तो ये मांग में वृद्धि हो गई। मांग में कमी क्या होती है कि जब आपकी आय में कमी आ जाए, जब आपकी इनकम कम हो जाएगी और कीमत जो होगा वो स्थिर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे कि पैसा कम हो जाएगा तो कम वस्तुओं को खरीदेंगे, तो ये मांग में कमी हो गई। अब क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है मांग में विस्तार। मांग विस्तार, इसमें क्या होता है? विस्तार में क्या होता है कि आपकी जो आय होती है वो पहले के जैसे ही होती है, लेकिन कीमतों में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो जब कीमत कम हो जाता है तो आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं, तो इसे मांग का विस्तार बोलते हैं। चौथा होता है मांग संकुचन। मांग संकुचन, इसमें क्या होता है कि इसमें अगेन आय स्थिर रहता है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे कीमतों में वृद्धि होता है ना, हाँ ठीक है, कीमतों में कमी आती है। यहाँ पे क्या होता है? मांग में संकुचन में क्या होता है कि आय स्थिर रहेगा और कीमत क्या होगी? कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आय आपका वही है, कीमत बढ़ जाएगी तो अब संकुचन हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। कभी भी गलत नहीं करिएगा, बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो अगर जो मांग में वृद्धि या कमी की बात करें तो इसका मतलब कि आय में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और अगर जो मांग में विस्तार या संकुचन की बात करें तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला, एक उपभोक्ता की मांग वक्र निम्न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपभोक्ता की मांग वक्र किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है महानुभाव? चलिए बता दीजिए इतनी संख्या कम क्यों है? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, सी बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे भाई, ठीक है। सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं। अगर जो कभी पढ़ा होगा इस तरीके का तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये क्या है? पीसीसी वक्र है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक उपभोक्ता की मांग वक्र निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो मूल्य उपभोग वक्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्यों प्राप्त किया जाता है भैया?
क्योंकि कीमत उपभोग वक्र का स्वरूप जो होता है वो मांग वक्र के समान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या होता है। आप उपभोक्ता हैं, आप संतुलन में कब होंगे बताइए। आप क्या हैं, उपभोक्ता हैं, और आप संतुलन में कब होंगे बता दीजिए। इजी सी बात है, बढ़िया सी बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, क्या उत्तर होगा? ये बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक है, कि उपभोक्ता के लिए अधिकतम संतोष की स्थिति होती है। तो आप संतुलन में तभी होंगे जब आपके पास जो पैसा है उस पैसा का ठीक तरीके से आप प्रयोग करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करें, अत्यधिक संतोष प्राप्त करें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। आप संतुलन में तभी होंगे कि जब महीने का 10,000 रुपए अगर जो कमा रहे हैं तो उस 10,000 रुपए को आप भोजन पे, कपड़े पे और रहने के लिए व्यय करेंगे। अगर जो 10,000 रुपए से आप क्या कर लेंगे कि किसी और से उधार लेके 50,000 रुपए में या 1,00,000 रुपए में क्या खरीद लेंगे, स्कूटी खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे, तो आप संतुलन में नहीं रहेंगे, क्योंकि स्कूटी बाइक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। अगर जो आपके पास पहले कम पैसा है तो आपको आपका आप क्या है, अगर जो आप भूखे हैं तो स्कूटी चला करके और बाइक चला के आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सेटिस्फाई कब हो पाएंगे, जो आपके पास पैसा है उसमें आप कम से कम भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था कर पाए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मार्शल के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न स्तर पर लागू होता है। चलिए भैया, ये भी प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न आ गया, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो इससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और अगर जो मार्शल की बात करें तो मार्शल के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न स्तर पे लागू होता है, तो मुद्रा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं पे लागू होता है, ठीक है। तो मार्शल साहब ने ये कहा कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है जिसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। तो मार्शल साहब ने कहा कि ये केवल और केवल मुद्रा पे ये नियम लागू नहीं होता है, मतलब मुद्रा के अंतर्गत, मुद्रा के अलावा सभी वस्तुओं पे लागू होता है, लेकिन मुद्रा के संदर्भ में नहीं होता है। क्योंकि 2 रुपया मिला, 3 रुपया मिलेगा और अच्छा लगेगा, 2 लाख रुपया मिला और अच्छा लगेगा, 10 लाख मिलेगा और अच्छा लगेगा, 20 लाख मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो मुद्रा के संदर्भ में ये ठीक नहीं होता है। ये मार्शल साहब ने बताया था, उन्होंने मुद्रा को क्या माना था, स्थिर माना था। अगला प्रश्न कि आय प्रभाव का अध्ययन करते समय क्या स्थिर माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण दे देता हूं ताकि वो आपको मतलब बहुत समय के लिए याद रहे, है ना, जिसका कोई कॉन्सेप्ट से बहुत मतलब नहीं होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग सी बोल रहे हैं कि आय प्रभाव का अध्ययन करते समय क्या स्थिर माना जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वस्तुओं की कीमतों को हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, ठीक है। और वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लेते हैं और वस्तुओं की गुणवत्ता को सहजातीय मान लेते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अगला, पूर्ति की लोच का अर्थ होता है कि निम्न परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन। चलिए भैया, पूर्ति की लोच क्या होता है, पूर्ति की लोच क्या होता है? पूर्ति की लोच का अर्थ यही तो होता है ना कि पूर्ति में परिवर्तन अपान कीमत में परिवर्तन, ठीक है। तो जितने लोग भी पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, इसे ही तो दोस्तों हम किससे इंडिकेट करते हैं, पूर्ति की लोच के माध्यम से। पूर्ति की लोच इक्वलिटी क्या होती है, पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, एकाधिकार प्रतियोगिता में निम्न स्थितियां पाई जाती हैं। एकाधिकार में कौन सी स्थिति पाई जाती है भाई, ठीक है। अब देखिए,
इस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, डी कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। एकाधिकारी में निम्न में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? तो देखिए, जो एकाधिकारी होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि कम समय में अधिकतम लाभ कमा ले। ठीक है, कम समय में अधिकतम लाभ कमाने की चेष्टा करता है एकाधिकारी, इसलिए सीमांत लागत उसकी कम होती है और मूल्य जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लागत कभी ज्यादा हो जाए, कभी हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो, लेकिन नहीं भैया, सामान्य स्थिति यही होती है एकाधिकारी की कि वो अपने लागत को कम करके अधिकतम कीमत प्राप्त करना चाहता है, अप्रत्याशित लाभ कमाना चाहता है। अगला, यदि पूर्ति एवं मांग बराबर हो तो कीमत निम्न में होगा। ये तो अच्छी सी बात है। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। आप कहेंगे सर जी, अगर जो पूर्ति मतलब मांग भी बराबर है और पूर्ति भी बराबर है, अर्थात जितनी वस्तुओं की मांग है उतनी वस्तुओं की पूर्ति भी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कीमत में कहाँ कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर जो मांग में वृद्धि आ जाए और पूर्ति कम हो जाए तब कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपरिवर्तित रहेगा, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भैया? बराबर की बात कर रहा है ना। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म संतुलन में होगा यदि, तो ये तो आसान सा प्रश्न है, सभी लोग कर पाएंगे कि सीमांत लागत बराबर हो सीमांत आय के, बिल्कुल ठीक है। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, बिल्कुल ठीक है। सीमांत लागत वक्र जब सीमांत आय वक्र को काटता है तब ऊपर उठता है, बिल्कुल ठीक है, ऊपर उठ रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ब्याज तरलता के त्याग का पारितोषिक है, ये कोई गलत करेगा क्या? किसने कहा था? ब्याज तरलता के त्याग का पारितोषिक है, मतलब ये हमारे किन साहब ने ही कहा था ना कि एक व्यक्ति जो मुद्रा अपने पास रखता है, वो जब ऋण देता है तो कुछ समय तक उस मुद्रा से वो वंचित रहता है और इसी के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ मिलता है ब्याज के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, वितरण का सिद्धांत जो है, बताइए वितरण का सिद्धांत किसने दिया था भैया? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, चलिए, वितरण का सिद्धांत, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि प्रत्येक साधन इकाई के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वितरण का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक साधन इकाई के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, इसकी बात करता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न रहा कि समाज की वस्तुगत आय का वह भाग जो मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है तथा जिसमें विदेशों से होने वाली आय सम्मिलित की जाती है, राष्ट्रीय आय है, ये बात किसने कही थी? चलिए, किसने कही थी भाई? ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि समाज की वस्तुगत आय का वह भाग जो मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है तथा जिसमें विदेशों से होने वाली आय सम्मिलित की जाती है, राष्ट्रीय आय है, ये बात पीगू साहब ने कहा था। ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूं कि जो लाइव स्टडी इलाहाबाद पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन जो जो हो रही है, तो अगर जो आप ठीक तरीके से ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ आपको दोस्तों वहाँ पे सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ आपको
दिया जा रहा है। बस आप एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से कम समय में सब कुछ बेहतर होने वाला है। यूपी टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच अलग अलग चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से नहीं कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आपको इस नंबर पे देखिए, इस नंबर पे अपना फीस पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही साथ दोस्तों आपका यूजीसी नेट, यूजीसी नेट, इसकी फीस 2500 रुपए है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चर की फीस 2000 रुपए है। इस नंबर पे फीस पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं, या कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।